डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज गिरिराज गुर्जर। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो जिस तरह से एक जो हमारी सामान्य दुकान या शॉप होती है उसमें हमारी सामग्री को हम व्यवस्थित रूप से किसी खाने में या किसी कोने में व्यवस्थित करते हैं, ठीक उसी प्रकार तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को तैयार किया गया है। तत्वों के यदि हम आवर्त वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के लिए यहाँ पर 4 प्रकार के वैज्ञानिक आए हैं। सबसे पहले डोबेराइनर आए थे। डोबेराइनर ने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए डोबेराइनर का त्रिक नियम दिया था। उसके बाद न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आए। न्यूलैंड ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था। 3rd नंबर पर मेंडलीफ आए थे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया और परमाणु भार के आधार पर अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। और 4th नंबर पर मोजले नामक वैज्ञानिक सन 1913 में आए जिन्होंने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। मोजले की आवर्त सारणी सफल हुई थी क्योंकि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। ये जो तीनों वैज्ञानिक थे डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर प्रस्तुत किया था। इसलिए ये तीनों व्यक्ति असफल हो गए और मोजले सफल हो गया। यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसी तत्व के बारे में बात करें तो तत्व क्या होता है। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। तत्व यदि हम परिभाषा बात करें तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं वो तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का प्रतीक प्रिय बच्चों Na होता है। उसके बाद में सोना को गोल्ड बोलते हैं, इसका प्रतीक Au होता है। उसके बाद मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। इस तरह से 118 तत्व है जिनकी वैज्ञानिक खोज कर चुके हैं। यदि हम आगे बात करें तो ये तत्व की परिभाषा और तत्व के 3 नाम मैंने आपको विशेष रूप से बताया और जैसा ज्ञात हुआ है इसमें लिखा हुआ है साइड में कि अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था कि जिस तरह से एक अपन सामान्य शॉप को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग फिटिंग के द्वारा एक हम खाने व्यवस्थित करते हैं और खानों में विशेष प्रकार की सामग्री लगी होती है और हम जिस भी सामग्री को वितरित करना चाहते हैं तो उसको हम निकाल कर ग्राहक को दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उसको वर्गीकृत किया गया ताकि उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पहला वैज्ञानिक आया था डोबेराइनर ने 3 तत्वों की एक श्रृंखला बनाई थी। 3 तत्वों में से उन्होंने, जैसे कि अपन बात करते हैं, पहला तत्व लिथियम के बाद सेकंड तत्व उन्होंने ले लिया सोडियम और 3rd ले लिया पोटेशियम। उन्होंने डोबेराइनर ने अपने त्रिक को ही प्रस्तुत किया था। त्रिक का मतलब 3 तत्व। कितने तत्व? 3 तत्व। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है और इसकी परमाणु संख्या होती है 3 और 4 मिलाकर लगभग 7। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन मिलाकर 23 इसका परमाणु भार आया। लिथियम का 7 आया। पोटेशियम में 19 परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन 19 और 20 न्यूट्रॉन मिलाकर इसमें 39 क्या है 39 इसमें परमाणु भार आया। डोबेराइनर का कहना था अपने त्रिक नियम के अनुसार कि पहला तत्व यानी कि 7 और लास्ट वाला तत्व यानी कि 39, दोनों का योग कितना होता है 7 + 39 और इसमें बटे 2 का भाग यानी इसका औसत निकाल लो तो 39 और 7 मिला के कितने होते हैं 46 और 46 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो बराबर आता है 23। इसका मतलब पहले और तीसरे का योग बीच के बराबर आना चाहिए और बीच में आ रहा है क्योंकि सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23 है और सेम इसी के अनुसार इसका परमाणु भार भी 23 ही आ रहा है।
लेकिन डोबेराइनर इस तरह के पहले और तीसरे के परमाणु भार के औसत को बीच वाले के बराबर केवल 3 त्रिकों में ही कर पाया था, बाकी के त्रिक नियम को वो सफल नहीं कर पाया। इसलिए डोबेराइनर की ये जो त्रिक प्रणाली है वो पूरी तरह से असफल हो गई। इसलिए कहा है डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार कि डोबेराइनर के अनुसार प्रथम और तृतीय तत्व का परमाणु भार का औसत यदि मध्यम तत्व के परमाणु भार के बराबर आ जाता है तो वो डोबेराइनर के त्रिक नियम का वो पालन करता है। लेकिन डोबेराइनर ऐसे केवल 3 तत्वों की श्रृंखला बना पाया था, इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की डोबेराइनर की जो ये प्रणाली थी वो असफल हो गई। और आगे इसके जस्ट बाद न्यूलैंड आया था। यदि हम थ्योरेटिकल पोर्शन से, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर दर्शाया गया है, यदि हम सोचते हैं, सुनते हैं, तो आप देख लीजिए इसमें लिखा गया है तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। डोबेराइनर के त्रिक नियम की अभी बात करें तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हों उन्होंने त्रिक कहा, और त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार शेष 2 यानी कि फर्स्ट और लास्ट यानी प्रथम और तृतीय अर्थात अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य औसत बराबर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए इसमें 3 तत्व बताए गए हैं। मैंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया था। इसने कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम लिया है। कैल्शियम का इसमें परमाणु भार यहाँ पर आपके सामने देखो आप कितना दिया गया, 40.1 दर्शाया गया है। उसके बाद में बेरियम का 137.3 दर्शाया गया है। दोनों को जोड़कर इसका औसत निकालकर 2 का भाग लगाएंगे तो स्ट्रेंशियम का 87.6 प्राप्त हुआ है। इस तरह से ये एक सफल त्रिक है, लेकिन इसकी सीमा है यानी कमी यह है कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल ये 3 त्रिकों को ही ज्ञात कर सका था, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसलिए डोबेराइनर की जो ये प्रणाली है ये असफल हो गई। डोबेराइनर कि यदि हम बात करें त्रिकों की तो यहाँ 3 त्रिक आपके सामने बताए गए हैं, आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको इंगित कर रहा हूँ, ये 3 त्रिक इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरह से पहला वैज्ञानिक जो डोबेराइनर आया था वो असफल हो गया। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब एक वैज्ञानिक असफल हो जाता है तो स्वतः ही दूसरा वैज्ञानिक प्रयास करता है, क्योंकि विज्ञान में ये बताया गया है कि यदि कोई असफल हो जाता है तो फिर अगला वैज्ञानिक उसका प्रयास करे। जब भी उसका समय आता है वो उसको प्रयास के रूप में ले, और यदि उसकी कार्य प्रणाली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर क्लियर मानी जाती है तो उसको सफलतम रूप दे दिया जाता है। मैं अगले वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ आपके सामने। न्यूलैंड आया है। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी के बाद सा, और 7 के बाद 8वां वही प्रथम सुर आता है, ऐसे इसने प्रथम जो तत्व का गुणधर्म है वो 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलता है। इसीलिए इसको न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हालांकि डोबेराइनर की तरह न्यूलैंड भी असफल हुआ, लेकिन न्यूलैंड कुछ समय तक, कुछ हद तक एक अच्छा कार्य कर पाया था। न्यूलैंड के तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान थे। ऐसा ये न्यूलैंड की कार्य प्रणाली में आपको बता रहा हूं। यदि हम अगले कदम की बात करें तो न्यूलैंड ने अपने जो नियम है उसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण, लिथियम और सोडियम धातु के गुण समान हैं, क्योंकि लिथियम जो होता है और सोडियम और इसके साथ एक धातु और आती है पोटेशियम, ये तीनों ऐसी धातुएं होती है जिनको केरोसिन के तेल में या घोल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि इनकी ज्वलनशीलता इतनी तीव्र होती है कि ये खुले में रखेंगे तो इनको आग पकड़ लेगी। तो इनके गुणधर्म समान है, इसलिए जिस भी तत्व के गुणधर्म समान है उनको एक वर्ग में या एक साथ रखा गया था। लेकिन यहाँ पर न्यूलैंड की भी कमी हो गई। न्यूलैंड की सीमा क्या थी, कमी क्या थी? ये नियम केवल कैल्शियम तक लागू हुआ, जबकि कैल्शियम तो हल्का तत्व होता है। आगे ये तत्वों का गुणधर्म आगे के तत्वों के लिए लागू नहीं हुआ, इसके कारण ये भी असफल हो गए। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे, ये दूसरी कमी थी न्यूलैंड की। और तीसरी कमी थी, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जबकि ऐसा करना ही नहीं था। तो न्यूलैंड की यह प्रणाली गलत हो गई। असमान तत्व जिनके गुणों में कोई सफलता नहीं थी उनको एक स्थान में रख दिया। इस तरह से ये 3 सीमाएं मैंने आपको बताई है न्यूलैंड की। इस तरह से डोबेराइनर की तरह न्यूलैंड भी असफल हो गया।
प्रिय बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से एक वैज्ञानिक असफल हो जाता है फिर उसके बाद अगला आता है, इस तरह से दोनों वैज्ञानिकों के असफल होने के बाद फिर न्यूलैंड आया। लेकिन अगर हम बात करें तो एक सारणी यहां पर बताई गई है, आप देख सकते हो किस तरह से अपनी आवर्त सारणी को इसने रूप दिया था न्यूलैंड ने। लेकिन हाँ, न्यूलैंड की ये प्रणाली बिल्कुल असफल है। एक साथ आपके सामने देखो, ये दो तत्व हैं, संगीत के सुर इसमें बताए गए हैं, आप देख सकते हो इसमें सा, रे, गा, मा, पा, दा और नी के बाद सा। लेकिन इसमें जो तत्व जमा रखे हैं, इसमें कोबाल्ट के साथ निकल रख रखा है, सीरियम के साथ इनसेप रख रखा है एल, जबकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए न्यूलैंड भी असफल हो गया। प्रिय बच्चों, यदि हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आती है। क्योंकि हम डोबेरायनर के त्रिक नियम को और न्यूलैंड के अष्टक नियम को असफल कर गए हैं। अब मेंडलीव क्या करता था, मेंडलीव ने किस तरह से तत्वों को जमाया था, लेकिन सेम मेंडलीव ने भी वो गलती की थी जो दोनों वैज्ञानिकों ने की थी। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया और न्यूलैंड ने और डोबेरायनर ने भी अपनी आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में या परमाणु भार के आधार पर ही व्यवस्थित किया था, जबकि वो दोनों भी असफल हो गए और ये भी असफल हो गया। लेकिन यदि इतिहास में ये कहा जाता है कि यदि अपनी आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित कर देता तो शायद ये असफल नहीं होता, और मोजले के आवर्त सारणी के स्थान पर आज हम वैज्ञानिक इतिहास में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की मेंडलीव की आवर्त सारणी को एकदम सफल मानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, मैं आपको जानकारी दे दूं, लेकिन असफलता क्यों थी, कमी क्या थी, वो मैं जानकारी आपको अगले टॉपिक में दूंगा। ये बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि हम यहां पर तत्वों के वर्गीकरण की डोबेरायनर की त्रिक सारणी को और मेंडलीव की आवर्त सारणी का अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों वैज्ञानिक असफल इसलिए हो गए थे, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर प्रस्तुत किया गया। जिस प्रकार इन दोनों वैज्ञानिकों ने गलती की थी, उस प्रकार सेम जो गलती है वो मेंडलीव ने भी की थी। लेकिन चूंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी को मैं आपको अभी स्टडी कराऊंगा और स्टडी के बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव के बाद हम मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में स्टडी करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी का यदि हम अध्ययन करें तो आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी भी सेम है, परंतु वह परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर मोजले ने परमाणु क्रमांक का इस्तेमाल किया था और यही कारण है कि मोजले सफल हो गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सेकंड बिंदु है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का थर्ड बिंदु है, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें उन्होंने समूह या वर्ग कहा, और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती जिन्हें उन्होंने आवर्त कहा। जबकि मोजले के आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं जो बिल्कुल एकदम ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा गया। हालांकि यहाँ पर भी 7 क्षैतिज पंक्तियां, आवर्त तो बिल्कुल एकदम सही है मेंडलीव और मोजले के, परंतु यहाँ पर समूह बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों की यदि बात करें, क्योंकि ये एकदम सफल वैज्ञानिक थे, यदि हम इसकी बात करें तो आप स्क्रीन पर देखिए। पहली उपलब्धि, अज्ञात तत्वों के लिए मेंडलीव ने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, भविष्य में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को इसमें व्यवस्थित किया गया। दूसरी उपलब्धि थी, समान गुणधर्म वाले तत्वों को इन्होंने एक साथ स्थान दे दिया गया, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और तीसरी उपलब्धि थी इनकी, पिछले व्यवस्था को छेड़े बिना इन्होंने अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मोजले के आवर्त सारणी में 18वां वर्ग ऐसा है जिनमें अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया। तो मोजले ने 18वें वर्ग के बारे में कोई कल्पना ना की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बता दिया था कि कोई ना कोई वैज्ञानिक ऐसा आएगा जो भविष्य में अक्रिय गैसों को खोजेगा और उसमें स्थान दे देगा। तो उन्होंने पहले से ही ये स्थान छोड़ दिया था। तो ये मेंडलीव की उपलब्धियां थी। तो जिस तरह से जिद वाली प्रवृत्ति न्यूलैंड और डोबेरायनर के अंदर थी, वो मेंडलीव के अंदर कतई नहीं थी। मेंडलीव सफलता की तरफ अग्रसर था, परंतु इनकी केवल इतनी सी गलती रह गई थी कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव में ऐसी क्या कमियां, ऐसी क्या सीमाएं रह गई थी जिससे मेंडलीव असफल हो गया? तो मेंडलीव की जो पहली जो सीमा थी
वो थी रासायनिक स्थिति ये स्पष्ट नहीं कर पाया तत्वों की। अगर ये रासायनिक स्थिति को स्पष्ट कर देता अर्थात रासायनिक गुणधर्म बता देता तो ये असफल हो जाता। दूसरा, ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, जबकि मोजले ने हाइड्रोजन को प्रथम स्थान पर पहले ही वर्ग में पहले ही स्थान पर रखकर नंबर 1 परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित कर दिया था। तो ये मोजले की उपलब्धि थी, जबकि मेंडली की कमी बनकर रह गई। और तीसरी इसकी कमी थी, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ये अनुचित क्रम इसने व्यवस्थित किया था। ये मोजले की ये मेंडलीव की तीसरी कमी थी। तो इस तरह से मेंडलीव की असफलता में ये तीनों सीमाओं ने अपना योगदान स्पष्ट किया। तो ये तीनों कमियां रह गई, इसलिए मेंडलीव असफल हो गया। यदि हम आगे बात करते हैं तो आप मेंडलीव की आवर्त सारणी को देख सकते हो। मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, इसमें व्यवस्थित किया गया है। जिस तरह से आप इस आवर्त सारणी में ऐसा देख सकते हो। लेकिन कई जगह ये दो तत्वों को एक साथ रख पाया, कई जगह तत्वों के बढ़ते क्रम का द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का पालन ये कर नहीं पाया। कई जगह ऐसी स्थितियां थी जहां पर परमाणु भार बड़ी संख्या वाला आगे आ गया और छोटी संख्या वाला पीछे चला गया पॉइंट्स में। तो इस तरह से असफलता के इसके कारण थे और ये जो मेंडलीव थे वो असफल हो गए। वैज्ञानिक इतिहास में मेंडलीव का भले ही बहुत बड़ा स्थान हो, लेकिन इनको असफलता वाले वैज्ञानिक में इनकी गिनती आती है। प्रिय बच्चों, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए आवर्त सारणी को हम पढ़ चुके हैं। डोबेरेनर के त्रिक नियम को हम अध्ययन कर चुके हैं, न्यूलैंड के अष्टम नियम का हम अध्ययन कर चुके हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी को हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, ये तीनों वैज्ञानिक असफल हो गए। तीनों वैज्ञानिकों ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, इसलिए असफल हो गए। चौथे नंबर का वैज्ञानिक जो हेनरी मोजले आए हैं, इन्होंने पूरी तरह से इन 3 वैज्ञानिकों को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में उन्होंने जहां तक कमी को दर्शाया, उन्होंने कहा कि यदि तीनों वैज्ञानिक परमाणु भार का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमेशा पॉइंट्स में दशमलव की संख्या के बाद या दशमलव में आते हैं, तो यदि ये गलती मैं ना करूं तो मैं सफल हो जाऊंगा। और जैसा कि मोजले ने सोचा था, सेम सिचुएशन स्पष्ट हो गई। तो हम आज आपके सामने, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हम चौथे वैज्ञानिक, सफल वैज्ञानिक की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, हम उसका स्टडी कर रहे हैं और ये एक प्रकार से सफल सिचुएशन है। आधुनिक आवर्त सारणी आपके सामने स्पष्ट है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म है। ये मोजले का पहला टॉपिक है, यानी कि मोजले ने परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को अधिक महत्व दिया और यही कारण है कि मोजले सफल हो गए। मोजले का जो सेकंड बिंदु है वो बोलता है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म यानी भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। किसका आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब इन्होंने परमाणु भार का आवर्त फलन बिल्कुल नहीं बोला, इन्होंने परमाणु क्रमांक को अधिक महत्व दिया, परमाणु भार को महत्व नहीं दिया। यही कारण है कि मोजले सफल हो गए। मोजले की आवर्त सारणी यहां दर्शाई गई है, यहां देख लीजिए आप। मोजले की आवर्त सारणी में ये एक प्रकार से स्क्रीन पर क्षैतिज में आपको बताया गया है। ये 18 स्तंभ है, आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से ये 18 तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहा गया, और इसी तरह से 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा गया। ये 7 क्षैतिज पंक्तियां 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें आवर्त कहा गया। ये मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद यदि हम देखें तो यहां पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बताए गए हैं। प्रिय बच्चों, ये देख लीजिए, ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है और ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है। मैं आपको इसके ट्रिक्स बताता हूं, आप बड़े ध्यान से देखें। मेरे जो प्रथम वर्ड से आप इसको इंडिकेट करना, मैं जो प्रथम वर्ड्स बोलूंगा वो हिंदी वाले वर्ड्स होंगे और ये पूरी तरह से आवर्त सारणी को आपको मजबूत बना देंगे। मेरे कहने का मतलब है आपको 118 तत्वों को याद करने की बहुत ही गजब और शानदार ट्रिक है। देख लीजिए आप, सबसे पहला स्तंभ मैं 18 बार बोलूंगा, 18 स्तंभ है।
अलीना की रफ से फरियाद कंप्लीट। मैं लाइन फेर दूंगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कूटर यामा लाओ ऐसी टीकम जरा हा परब विक्रम नपका तारा है, क्रय मन तकता रे पेरू ओस कोरियर, नी पढ़ोगे तो पिटोगे क्यों आगे आऊं जान चांद पे होगी, भारत के ओल गंजे इंडिया में तेल बेचे, काजोल सिम्मी गिरेवाल संग प्रभु देवा, या कहे सीताजी सुनो प्रभु। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की डबल टिक भी हो सकती है। नाना पाटेकर ऐसे सब बिकारी जैसे, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ऑल स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, या फुल कलर ब्राइटनेस इनकाई टीवी, हीना और करीना जैसी रानी। इस तरह से मैंने आपके सामने ये 18 वर्ग की ट्रिक्स बताई है याद करने की। और यदि मैं 18 वर्ग के अलावा यदि आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणिक तत्वों को याद कराता हूं तो आप देख लीजिए। ये देखो आप लेंथेनाइड, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गद तब दिल हुआ, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। मैं हर एक वर्ड बोल रहा हूं तो आप तत्व के पहले वर्ड से मैच कर लेना। सेकंड है एक्टिनाइड श्रेणिक तत्व, ऐसी आपके सामने, तांगे पे यूं नजर पड़ी आसमान चमका, तांगे पे यूं नजर पड़ी आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान परामोश मद चली निकली वो लड़की। तो इस तरह से ये 118 तत्वों को याद करने की ट्रिक से मोजले की सारणी बहुत ही सुंदर और टिकाऊ थी। और आज वर्तमान में वैज्ञानिक इतिहास में पूरे वर्ल्ड में मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो बच्चों, हमने आधुनिक आवर्त सारणी के आपके बारे में आपको जानकारी दी। यदि मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष जो आधुनिक आवर्त सारणी ने दूर किए वो कौन कौन से दोष थे, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को सही किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी में से जोड़ दिया गया। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, यहां पर जो पहला है, समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा स्पष्ट किया गया। अर्थात समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को एक स्थान पर एक समूह में रख दिया गया। तो ये इसकी पहली उपलब्धि थी। किसकी उपलब्धि थी, आधुनिक आवर्त सारणी की। दूसरा क्या दोष दूर किया मेंडलीव की आवर्त सारणी की आधुनिक आवर्त सारणी ने, कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल से पहले आएगा। जबकि मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव ने निकेल को पहले रख दिया, कोबाल्ट को बाद में रख दिया। जबकि निकेल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है। अब निकेल का परमाणु भार और कोबाल्ट के परमाणु भार में अंतर होने के कारण, अर्थात इसलिए उन्होंने निकेल को पहले रख दिया। जबकि संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो कोबाल्ट निकेल के पहले आएगा, निकेल बाद में आएगा, क्योंकि कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है 27 होता है एटॉमिक नंबर, और निकेल का जो होता है वो 28 होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो निकेल को कोबाल्ट के बाद ही आना चाहिए, और ऐसा आधुनिक आवर्त सारणी में सिद्ध करके बताया है। तीसरी जो कमी दूर की गई आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा मेंडलीव की, वो थी परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अर्थात तो दशमलव में नहीं होती है। अर्थात हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में मेंडलीव ने कोई दूसरा तत्व रख दिया था। तो ऐसी कई कमियां थी मेंडलीव की जिसने आधुनिक आवर्त सारणी ने दूर किया है। यदि हम बात करते हैं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु संख्या महत्वपूर्ण गुण होता है। परमाणु संख्या को जेड से व्यक्त करते हैं। परमाणु संख्या यदि हम बात करें तो परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया गया। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहना ही पड़ेगा। पर जैसे कि आपको मैं साइड में बता दूं कि परमाणु ये आपके सामने परमाणु है। परमाणु में आपके सामने ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। किस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, अर्थात परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये साइड में इंडिकेट किया कि किस तरह से ये परमाणु का चित्र है। आगे देखते हैं, यदि हम इंडिकेट करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें उन्होंने समूह कहा, और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती जिन्हें मोजले ने आवर्त कहा। आगे यदि हम बात करते हैं तो मोजले की आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। कोषों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ये एक प्रकार से मोजले की उपलब्धियां थी, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां थी। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहां पर ये तत्व दिए गए हैं, लिथियम,
2,1, बेरियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। देखो आपके सामने कोषों की संख्या समान है। तो इस तरह से मोजले सफलता की ओर अग्रसर हुआ। यदि हम बात करते हैं मोजले के अगले बिंदु की, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कंप्लीटली एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। ये इसकी अगली उपलब्धि थी। जैसे देख लो आप हाइड्रोजन में, आपके सामने देखो आप हाइड्रोजन में देख लो आप 1, लिथियम में 2,1, नाइट्रोजन में 2,8,1 और पोटेशियम में 2,8,8,1। अर्थात भाइतम कोष कौन कौन है सब आप देख लीजिए बच्चों, 1, 1, 1, 1, सभी में भाइतम कोष संख्या 1 है। इसलिए ये सफल कैटेगरी के वैज्ञानिक साबित हुए। आप देख लीजिए सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, यानी कि 1 है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, यह भी सत्य है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं, यह भी इसकी उपलब्धि थी। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं, यह भी इनकी उपलब्धि थी। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 2n² होता है, निरूपित करते हैं इसके द्वारा, और n दिए गए कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो मोजले की या फिर आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां मैंने आपको बताई है। उदाहरण के लिए आप देख लिए के कोष में n बराबर 1 होता है तो 2 × 1² बराबर प्रथम आवर्त में 2 तत्व ज्ञात करेंगे। एल कोष में n बराबर 2 होते हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर अर्थात 8 तत्व यहाँ पर प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, और 8 तत्व आपके सामने द्वितीय आवर्त में है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बढ़ाती है। और यदि हम बात करें तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप संख्या निर्धारित होती है। तो इस तरह से ये आपके सामने मोजले की काफ़ी उपलब्धियां मैंने आपको बताई हैं, और मोजले की उपलब्धियां कंप्लीटली तीनों जो आवर्त सारणी है उनसे एकदम भिन्न प्राप्त होती है। आप देख लिए आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के जो बिंदु है वो 3 हैं यहाँ पर, संयोजकता, धात्विक गुण और अधात्विक गुणधर्म। और ये जो टॉपिक है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो प्रिय बच्चों, आज मैंने आपको 4 प्रकार के वैज्ञानिकों के बारे में बताया। सबसे पहले आया डोबेरेनर, उसके बाद आए न्यूलैंड, फिर आया मेंडलीव, और इस तरह से 4th नंबर पर मोजले आया। और इन चारों ने अपने अपने आवर्त सारणी को प्रक्षेप किया। हमारा इस अध्याय में केवल और केवल आज की क्लास का एक ही टॉपिक है जो हम अगली क्लास में लेंगे, वो है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बिंदु। ये बिंदु मैं आपको विस्तारित रूप से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स लागू होती है। तो आज की क्लास को प्रिय बच्चों हम यही अंतिम रूप देते हैं। फिर हम नई क्लास में पूरे भरपूर ऊर्जा और एनर्जी हम वापस क्लास में उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।